Hello everyone and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम and I'm joined by Mazhar Arshad, and today we will be going over the news that is taking over Pakistani news media right now. In fact, not just Pakistani news media, everywhere in the world where people follow cricket, people watch cricket, इस वक्त एक ही बात हो रही है, and that is Babar Azam and his century and his form in this PSL. And we're going to talk about why this century. Because this is not nothing new for Babar Azam. You know, we have seen him score hundreds in the past. But what was different about this 100? There was something different about this 100, and we have just the right man to unpack this century with. He's going to tell us why this 100 was different and perhaps his best one yet. Mazhar Arshad, is it safe to say कि बाबर आजम के इस 100 के बाद he has not just silenced many, but also announced to the world that he is very much capable of accelerating and of going for those big shots and keeping that momentum going without caring much about, his own milestone and in the end delivering for the team? 100%। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने सारी इनिंग्स को बिल्ड किया, फर्स्ट 50 31 बॉल्स एंड द सेकंड 50 केम ऑफ जस्ट 21 बॉल्स। और आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा अच्छा टोटल भी किया 250। तो आई थिंक कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए हैं, मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ गए हैं। हम उनकी जो फॉर्म को जज करते रहे, वो नंबर 4 के ऊपर बैटिंग कर रहे थे फॉर पाकिस्तान, नंबर 3 के ऊपर भी की, मगर ओपनिंग एक ऐसी पोजीशन है उनकी जहां पे वो रन्स करते हैं। और जो आपने बात की कि व्हाई दैट 100 वाज डिफरेंट, आई थिंक देयर सो मेनी रीजंस। एक तो सब लोगों ने स्टैट देखा होगा विच इज आई मीन जस्ट रिडिकुलस कि 52 बॉल्स एक प्लेयर खेल रहा है एंड देयर इज ओनली वन डॉट बॉल, और वो भी एक ऐसी बॉल थी जो कि उनके सर के ऊपर से Insane. गुजर गई एंड ही वाज थिंकिंग इट वाज अ वाइड बॉल। Exactly. और यहाँ पे मैं ये भी चीज ऐड करूंगा कि अगर एक बैटर 51 बॉल्स को मिडल कर रहा है या उसके ऊपर शॉट मार रहा है आउट ऑफ 52, दैट मीन्स कि ही वाजंट आउट ऑफ फॉर्म। बस ये है कि उनकी पोजीशन वापस आई और उन्होंने डिलीवर किया थर्ड सेंचुरी इन पीएसएल, 12th इन टी20 क्रिकेट। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी बाबर आजम की। And speaking of T20 centuries, now he's below Chris Gale in that tally, in that list. थोड़ा सा भी फासला तो है गेल से, लेकिन बाबर मजर सॉरी, इट्स ऑलवेज अ गुड साइन टू सी कि माइलस्टोन्स, रन्स, रिकॉर्ड्स, टैलीज, ये सब कुछ बाबर आजम के पीछे खुद आ रहे होते हैं। बाबर को ऑल ही नीड्स टू डू इज जस्ट play his natural game and, as you said, find his best number. And right now T20s में बहुत सारे लोग also not in the favor of him opening, because obviously उनके साथ एक जिस तरह इंटरनेशनल्स में हम देख रहे थे रिजवान के साथ जो पेयर बना हुआ था wasn't working out, and then with Saim also up मतलब it wasn't a simple answer in the international team. फिर वन डाउन पे भी वो आए, स्ट्रगल किया, ज़्यादा उनको फॉर्म नहीं मिली उस तरह से, एंड फिर उसको लोअर भी वो आए, उस पर भी उनको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकी जो उनसे उम्मीद थी। सो a lot changes when a batter plays in their original position, जहाँ पे उनकी नेचुरल गेम हम देखते हैं जो कि पावर प्ले में है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस सीजन में पावर प्ले में बाबर आजम हैज नॉट बिन dismissed this season in दैट्स PSL. करेक्ट। और तकरीबन 200 रन्स भी हैं पावर प्ले में, और इतने रन्स करने के बावजूद आउट ना होना, और ना सिर्फ पावर प्ले, लास्ट जो उनकी इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने सेंचुरी की, ही वाज अनबीटन थ्रू आउट द इनिंग्स, मतलब कि पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक जाना। Yeah. और जो आपने एक बात की कि माइलस्टोन्स वाली, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो माइलस्टोन को परसू कर रहे थे, ऑर्गेनिकली जो है वो सेंचुरी हुई है। क्योंकि एक स्टेज पे ये भी लग रहा था कि शायद वो अपनी सेंचुरी नहीं कर पाएंगे व्हेन एरन हार्डी वाज हिटिंग, और लग रहा था कि मे बी उनके पास स्ट्राइक वापस ना आए। मगर लास्ट बॉल पे ही गॉट द स्ट्राइक एंड देन ही टुक 2 रन्स। उनको लगा कि शायद वो रन आउट हो गए हैं, एंड देन ही रियलाइज, मे बी हार्डी ने उनको बताया कि भाई उठ जाओ, Yeah. सेंचुरी हो गई है। तो आई थिंक कि एक अच्छी इनिंग्स थी। और जो आपने बात की पोजीशन की, देखें, ये आपको पता है, हम इसके ऊपर कई बार बात कर चुके हैं, बट नाउ आई थिंक इट इज वर्थ रिपीटिंग बिकॉज ही हैज शोन के वो एज एन ओपनर क्या कर सकते हैं। कि जब पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान को स्प्लिट किया था, तो उसके बाद या तो बाबर आजम नंबर 3 के ऊपर आए या नंबर 4 के ऊपर आए। उन्होंने
रिजवान के बगैर इन द रिसेंट मंथ्स या इन द रिसेंट ईयर्स ओपन नहीं किया विद एन एग्रेसिव ओपनर। अब अगर आप इस इनिंग्स में भी देखें, पेशावर जल्मी दे स्कोर 23 रन इन द फर्स्ट ओवर, जो हारिस ने अटैक किया शुरू में पहले ओवर में। अब अगर पहले ओवर में ही 23 रन हो जाए तो आपके जो दूसरा ओपनर होता है जिसका कि रोल एंकर का है, उसके ऊपर प्रेशर एटलीस्ट 3-4 ओवर्स के लिए खत्म हो जाता है या 2-3 ओवर्स के लिए खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो रोल है उनको पाकिस्तान में कभी नहीं दिया गया इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 साल में, क्योंकि वो साथ या तो रिजवान के साथ खेल रहे होते थे, तो 2 एंकर्स हो गए, या फिर वो नंबर 3 या 4 के ऊपर आ रहे होते थे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच पाकिस्तान शुड हैव ट्राइड कि एक अग्रेसिव ओपनर हो और उसके साथ बाबर हो। बट अब इसको आप करेंगे कैसे, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट आई थिंक दैट इज समथिंग विच पाकिस्तान मिस्ड इन द रिसेंट मंथ्स। बिल्कुल, और जिस तरह आपने भी कहा कि उनका जो एक्सेलरेट जैसे उन्होंने अपनी इनिंग्स को किया इन द लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स, इट डिड लुक लाइक के एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ गई है। ही जस्ट लिटरली डायल्ड अप द पेस ऑफ दैट इनिंग्स, एंड ऑब्वियसली एवरीवन वाज आल्सो थिंकिंग कि हाँ सेंचुरी नहीं होगी, एंड just this realization, Mazhar, also I think silenced many people, because a lot of people, या उनके बारे में एक जो क्रिटिसिज्म बना हुआ था, आई डोंट नो अब इसके पीछे कितनी जिसे कहते हैं ना प्रूवन एविडेंस कितना है, बट पीपल ऑलवेज एसोसिएटेड सेल्फिशनेस विद बाबर आजम के ये सेल्फिश प्लेयर है। इवन विद रिजवान ये क्रिटिसिज्म बहुत हमने सुना है कि अपने माइलस्टोन के लिए खेलना टीम को। तो ये इस इनिंग्स के थ्रू एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा रिन्यूड मैसेज गया है फ्रॉम बाबर आजम कि दिस इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट the modern day cricketers are playing, modern day T20 openers are playing, and I am well equipped to follow the same. So it's a brilliant messaging overall, and it's not just any century. That's why I started this show saying this. आखिरी 12 balls में 37 runs उन्होंने score किए हैं, risking his century, what could have been his एक safe तरीके से वो कर सकते थे, but he chose to go the other way in favor of the team. And well, Peshawar Zalmi are cruising in this season. कुसल मेंडिस की यार बात ही नहीं हम कर रहे, क्योंकि इतना जबरदस्त उनका भी नॉक था कल के मैच में, बट बाबर आजम की सेंचुरी हैज टेकन अवे ऑल ऑफ द स्पॉटलाइट। बट व्हाट अ ग्रेट पिक और साइनिंग कुसल मेंडिस इज प्रूविंग टू बी फॉर पेशावर जल्मी, मजर। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक बाबर आजम की सेंचुरी से पहले हम कह सकते थे मे बी ही वाज देयर बेस्ट बैटर, बट नाउ आफ्टर दैट सेंचुरी बाबर जो है वो लग रहा है कि अब इस टीम के बेस्ट बैटर हैं। मेंडिस के शायद जो रन है वो थोड़े से ज्यादा हों। अच्छा, मजे की बात ये है कि कुशल मेंडिस भी पावर प्ले में आउट नहीं हुए। आई नो कि वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं, मगर उन्होंने भी तकरीबन कोई 100 से ज्यादा रन किए हैं। और आपके पास अगर दो ऐसे प्लेयर्स हों जो कि पावर प्ले में आके आउट नहीं हो रहे, नए बॉल को अच्छा खेल रहे हैं और फिर इनिंग्स को लेके चल रहे हैं। कुशल मेंडिस की पहले भी एक सेंचुरी थी, एंड बाय द वे मेंडिस एक ऐसे दुनिया के प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी गेम को ट्रांसफॉर्म किया है। इनके भी स्ट्राइक रेट इश्यूज हुआ करते थे पास्ट में, बट नाउ आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड प्लेयर्स इन फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट। तो दो प्लेयर्स, दो अच्छे बैटर्स पेशावर के साथ हैं, बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। तो आई थिंक राइट नाउ लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो फेवरेट टीम है वो पेशावर जल्मी है, और जल्मी और बाबर आजम के फैंस की बड़ी ये ख्वाहिश होगी कि फाइनली मे बी वी विल सी बाबर एज कैप्टन लिफ्टिंग द ट्रॉफी। About time, isn't it? It's been a while कि जल्मी फैंस ने वो PSL की ट्रॉफी देखी हो, और हर साल भी वो कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स तक ही आए हैं। लास्ट ईयर ही आई थिंक दे फेल्ड टू क्वालिफाई, बट उसके अलावा दे बीन कंसिस्टेंट थ्रू आउट। So this time around, they have all of the right reasons. Sufyan Mukim is, leading the charge with the ball. इनकी बैटिंग में बाबर, कुशल मेंडिस, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया हुआ है, बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कोर इनका बन चुका हुआ है। लेकिन मजर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकती है, आई एम नॉट ट्राइंग टू जिंक्स एनीथिंग, जल्मी फैंस डोंट कम एट मी, बट in the past we've seen teams that are peaking at this stage in the tournament where they're going unbeaten, maybe एक डीपर एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जाके जो है वो टीम में स्पेशली फाइनल में जाके नॉर्मली हार जाए, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या मुल्तान सुल्तान हो इन द पास्ट। डू यू थिंक जल्मी आर पीकिंग टू अर्ली? कैन दे टेक इट टू द डीपर एंड ऑफ द टूर्नामेंट विद दिस फॉर्म? बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ लास्ट ईयर हुआ था, दे वन द फर्स्ट 5 मैचेस, एंड देन ग्रुप स्टेज में जो आखिरी 5 मैचेस थे उसमें वो सिर्फ एक मैच जीते थे। इवन दो दे रीच द प्ले ऑफ्स, दे फिनिश्ड इन टॉप 2, बट दे लॉस्ट एलिमिनेटर एंड क्वालिफायर।
तो ऐसा हो जाता होता है। बट मुझे जो एक अच्छी चीज लगी थी अभी पेशावर जल्मी की, वो ये है कि नॉर्मली जो वो आप बात करिए ना एक बनाना स्किन, वो तब आती है जब आप क्योंकि प्लेयर्स अनअवेलेबल हो जाएं। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर आपको पता है चीजें चेंज होती रहती हैं, किसी प्लेयर को जाना पड़ सकता है नेशनल ड्यूटी के लिए। पेशावर जल्मी के जो दो मेन प्लेयर्स थे, शरीफुल इस्लाम एंड नाहिद राना, आई थिंक नाहिद हैज बीन द बेस्ट फास्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट। जब वो गए जो पिछले एक दो मैचेस में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लग रहा था कि शायद पेशावर स्ट्रगल करेगा, मगर उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसने जो है बड़ा अच्छा स्टेप अप किया है। बासित हो, अली रजा हो, हार्डी हो, तो लग नहीं रहा कि पेशावर जल्मी को कोई प्लेयर्स का इशू होगा। तो आई होप कि वो इसी तरीके से जो है वो आगे भी खेलते रहें। और मेरा ख्याल है कि फैंस दे वांट के अब तकरीबन 9 साल हो जाएंगे, 2017 में लास्ट टाइम पेशावर Yeah. जीता था पीएसएल। तो एक बहुत स्ट्रांग फैन बेस भी है पेशावर की भी, केपी रीजन की, सारे वो इस टीम को सॉरी इस टीम को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, it could have been really amazing to see matches being held in Peshawar, यानी कि crowds वहाँ आते हैं, जो originally plan था उस तरह schedule जो बना था वो होता follow, but unfortunately that couldn't happen. Again, it will be great for Peshawar fans to really finally have their moment in this season. And Mazhar, also I want to talk about जो team number 1 पे है bottom से और वो टीम अब निकल चुकी है, रावलपिंडीज, जिनके ऊपर जो था, आई डोंट थिंक राइट फ्रॉम एनी गेम वी सॉ देम क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट? आप ऑक्शन से ही देख ले उनका आई थिंक दैट वाज द ओनली टीम जिनकी ना बैटिंग की समझ में आ रही थी ना उनकी बॉलिंग की समझ में आ रही थी कि ये किस फॉर्मेट के लिए टीम बना रहे हैं। आई थिंक उनको खुद भी कंफ्यूजन थी कि ये कौन सी फॉर्मेट हम खेलने वाले हैं, वनडे है, T20 है या बीच का कुछ है। बट बैक टू बैक लॉसेस के बाद all of the scrutiny rightly has come down to the captain who was one of the retentions, Mohammad Rizwan. Is this the point where, you know, this franchise can start looking beyond Mohammad Rizwan as captain? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आई थिंक के पहला सीजन है तो शायद वो थोड़ा सा मजीद उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि रिजवान हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स इन पीएसएल हिस्ट्री। मुल्तान सुल्तान्स को टाइटल जितवाना कंसिस्टेंटली, मुसलसल जो है उन्होंने 3-4 फाइनल्स खेले। तो वो अब एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरे कैप्टन। आई नो कि लास्ट ईयर वो सिर्फ एक मैच जीते थे और अभी तक कोई मैच नहीं जीते और उनकी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो बढ़ती जा रही है। बट आई थिंक के मे बी थोड़ा सा उनके ऊपर मजीद वो ट्रस्ट दिखाएंगे। हमने बात ये की थी बिफोर द पीएसएल, जब हमने टीम्स को असेस किया था कि पिंडीज ऑन पेपर्स दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, बट उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट पेपर के ऊपर नहीं खेली जाती, ग्राउंड के ऊपर थोड़ा डिफरेंट है। और उसी डिस्कशन में हमने ये बात भी की थी कि जो एक ऐसी चीज जो कि थोड़ा सा इनको हर्ट कर सकती है वो इनकी कंजर्वेटिव प्लानिंग है। और उसके ऊपर बात हुई है इस पीएसएल में भी कि वाई अब्दुल्ला फजल वाज नॉट, वो ओपन क्यों नहीं कर रहे थे, वाई सैम बिलिंग्स इज नॉट बैटिंग एट नंबर 4, या अगर आप अपने कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं तो मे बी रिजवान किसी मैच में 3 पे चले जाते, ओपन जो है वो कोई और आ जाता। अब्दुल्ला फजल को तो लास्ट मैच में उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और थोड़ा सा ऑब्वियसली इंजरीज का भी इशू था, नसीम शाह गॉट इंजर्ड, जमान खान गॉट इंजर्ड, देन जलाद खान के भी कोई इश्यूज हो गए। जेक फ्रेजर मगर उन्होंने आना था तो उनकी भी एब्सेंस ने थोड़ा सा उनको हर्ट किया है। तो कुछ वो इश्यूज है, बट स्टिल आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर। इतने अलार्मिंग साइंस नहीं है आई थिंक कि पहले ये इनका मतलब अब देखो ना, ये भी बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा सीन है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कहें कि ये इनका पहला सीजन है या हम ये कहें कि ये इनका पहला सीजन नहीं है, बिकॉज टेक्निकली द मेन जो उनका थिंक टैंक है या जो उनका एक एस्टैब्लिश्ड एक स्केलेटन सा रह गया था आफ्टर द रीब्रांडिंग, वो तो इट वाज एग्जिस्टिंग बिफोर दिस सीजन एज वेल. So it's not right to call them a brand new team because they're not a brand new team. They inherited a lot of the Multan Sultans जो उनके remnants रह गए थे. So again, it would be interesting to see how they pivot for the next season under this new leadership and ownership and branding and culture and all of that. But Rawalpindis, thank you for the entertainment and for the participation points. See you next year, hopefully with renewed energy. Pindi fans, आप लोगों ने बिल्कुल भी सैड नहीं होना क्योंकि अब आपके पास एक और टीम है सपोर्ट करने के लिए, वो है इस्लामाबाद. सो नेबर्स को सपोर्ट करें. नंबर 3 पे बैठे हुए हैं वो 9 पॉइंट्स के साथ.
और उनके ऊपर ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान है 10 पॉइंट्स के साथ. क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर एट नंबर 4 राइट नाउ विद 6 पॉइंट्स. तो ये आपका है टॉप 4. अब हैदराबाद एंड लाहौर एंड कराची, जो कि ये भी 6 पॉइंट्स पर हैं तीनों टीम्स, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है ना वो थोड़ा सा जो है वो स्केरी लगना शुरू हो चुका है. स्पेशली कराची किंग्स -1.368 पे बैठे हुए हैं. मजर अगेन व्हाट इज happening with Karachi Kings? Some matches they look really good, gelling together as a team, getting those combinations right. But some matches they look like a completely different side in terms of their aggression and intent. What do you think is going wrong with Karachi? पहले जो मैचेस थे 3 वो लाहौर में जीते और उसके बाद कराची में वो तमाम मैचेस हार गए. और ऑब्वियसली वो जो एक ब्रेक आया था जिसमें उनके कुछ प्लेयर्स वापस चले गए थे. डेविड वार्नर ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो गई, फिर वहाँ से वापस आए और उसके बाद से अभी तक वो कोई मैच नहीं जीत सके कराची किंग्स. एंड वार्नर ने भी एक ही मैच खेला है. तो एक तो वार्नर की भी थोड़ा सा एब्सेंस है, कुछ फिटनेस इश्यूज हैं जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट मैचेस मिस किए हैं. तो एक तो ये रीजन है. दूसरा आई थिंक कराची की जो कंडीशंस है उनको सूट नहीं की. और ये बड़ा एक आप कह लें कि इसकी फनी साइड है कि कराची उनका होम ग्राउंड है और लाहौर में जो है वो मैचेस जीत रहे हैं. बट नाउ दे आर बैक इन लाहौर, कराची किंग्स, और यहाँ पे उनको लाहौर से भी खेलना है, बाकी मैचेस भी उनके यहाँ पे हैं. तो शायद थोड़ा सा ये सोचेंगे कि यार चलो हम वापस उस जगह के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे कि हमने 3 मैचेस जीते थे. तो ये आई थिंक वार्नर की एब्सेंस और चेंज ऑफ कंडीशंस जो है उसने थोड़ा सा उनको हर्ट किया. और ये कराची और लाहौर की राइवलरी के एडिशन में अब कराची और इस्लामाबाद की जो राइवलरी बन गई है ना, आई एम टोटली हियर फॉर इट. बिकॉज राइवलरी क्या मतलब, ऑब्वियसली इट्स अ वन साइडेड अफेयर जो हम देख रहे हैं, लेकिन समथिंग गोज terribly wrong with Karachi Kings when they're facing Islamabad United. So that's an interesting subplot happening. Let's see where they end up. But right now, Karachi Kings are not in a safe place. They're at the bottom of the table after Rawalpindis, of course. और अब वो 6 पॉइंट्स के साथ हैं. मीनवाइल लाहौर कलंदर्स, जिनको इस सीजन जो है वो नज़र ही लगी हुई है बहुत बुरी, उनका भी अब देखेंगे कि अब लाहौर लेग में वो कैसे कम बैक करते हैं, हाउ दे मैनेज टू. अच्छा, बाय द वे मज़र, फ़खर जमान का क्या अब फ्यूचर क्या है इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस? वी सी कि कभी उनको कोई इशू हो रहा है, कभी कोई इशू हो रहा है, कभी बॉल टैम्परिंग वाला भी पूरा सागा हुआ है. सो डू यू थिंक कि लाहौर शुड बी लुकिंग एट अ बैकअप ओपनर और फॉर सम अनदर सोल्यूशन टू दैट ओपनिंग स्पॉट? देखिए अभी इस पीएसएल में तो एटलीस्ट कोई फिटनेस इश्यूज नहीं हुए. जो उन्होंने मैचेस मिस किए थे वो बॉल टेम्परिंग की वजह से जो बैन था. बट आई थिंक कि फखर ने जो लास्ट मैच था उसमें तो एक अच्छी पार्टनरशिप हुई. जो आपने बैकअप की बात की, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया. आई थिंक यहाँ मैं बात करना चाहूंगा मैं मोहम्मद फारूक की. आउट ऑफ नो वेयर वो आए, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली क्योंकि लास्ट ईयर तक लग रहा था कि मोहम्मद नईम एक बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है लाहौर के पास. इस साल थोड़ा सा उनकी फॉर्म उस तरह से या नहीं है जिस तरह की लास्ट ईयर थी. ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स और वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड लाहौर टाइटल विन लास्ट ईयर. तो अभी उनको जैसे ही उन्होंने रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया तो मोहम्मद फारूक ही स्टेप्ड अप और बड़ी अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली और या मैच विनिंग नॉक खेली उन्होंने लाहौर के लिए. मतलब बेंच तो पे हमेशा आई थिंक लाहौर के आंसर्स होते हैं. दे हैव अ गुड बेंच और उनको मौका भी मिलता है कि वो दिखाएं, वो प्लेयर्स को चांस दे. और प्लेयर्स जो आते हैं तो वो पूरा मौके का फायदा उठाते हैं लाहौर के. बिल्कुल ऐसे ही है. और जो आपने बात की थी, देखिए आई स्टिल थिंक फखर हैज मे बी 2-3 years लेफ्ट इन हिम. मे बी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं तो एटलीस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो लाहौर को या तो सर्व कर सकते हैं. बट स्टिल इफ दे नीड अ बैकअप तो अब हम देख लें फारूक भी हैं उनके पास, मोहम्मद नईम भी हैं. मोहम्मद एंड नईम भी हैं तो हसीबुल्ला को भी हमने अच्छा. उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं देखा है स्कोर करते हुए या उस तरह से एडवांटेज लेते हुए इस सीजन. देखिए मैं फिर ये बात करूंगा कि जो ओपनिंग है टी20 क्रिकेट में दैट्स द इजीएस्ट जॉब. मतलब कि मेरे और आपके लिए शायद ना हो बट दोज हु आर प्लेइंग, दोज हु आर बैटिंग, अगर आप किसी प्लेयर को बोलेंगे ना कि यार आपने ओपन करना है तो वो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा. तो आप जितने भी प्लेयर्स को देखें अभी, इवन जो यंग प्लेयर्स हैं या जो आपके वेटरन्स हैं, मोस्टली वो आपको एज एन ओपनर ही परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे. मिडिल ऑर्डर में बहुत कम लोग हैं जो कि परफॉर्म करें. में भी हसन नवाज, शान मसूद बाय द वे बहुत अच्छा उन्होंने कम बैक किया है. तो जो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा प्लेयर्स कंफर्टेबल होते हैं और वहां पे हसीबुल्ला को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. दैट वुड बी द रीजन. राइट. चलें अब पीएसएल से थोड़ा सा मूव ऑन भी करते हैं.
quickly before we wrap up, we also should talk about another news that's making the headlines. मतलब थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज अहमद को बनाया गया है जी रेड बॉल में हेड कोच. इज दिस एन अपॉइंटमेंट that you saw coming? क्योंकि सरफराज already has multiple roles with the PCB right now, and given his record, चाहे वो mentorship में हो, coaching में हो, captaincy में हो, that's a man that knows how to win trophies, right? So this appointment, what does this signal for Pakistan cricket long term? देखिए सरफराज की जो मुझे एक अच्छी चीज लगी और पीसीबी की भी कि वो उनको थोड़ा जूनियर लेवल से ऊपर लेकर आए हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान की एज ग्रुप जो क्रिकेट है, जिस अंडर 19 की जो टीम है, जब पाकिस्तान अभी अंडर 19 एशिया कप खेला है या वर्ल्ड कप खेला है, तो उसमें सरफराज का एक रोल था एज ए मेंटोर, और फिर वहां से वो होते होते जो है वो पाकिस्तान के हेड कोच बने। मे बी स्लाइटली अर्ली, बट एक जो आप कह लेंगे जो करियर पाथ होना चाहिए वो ठीक था। हमने और भी बाकी कंट्रीज में देखा है जो हेड कोचेज होते हैं वो पहले जूनियर लेवल पे कोचिंग करते हैं, देन फिर ऊपर आते हैं। थोड़ा रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स भी हैं, सॉरी रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर हैं वो, और जो उनके कॉलीग्स हैं, दे आर स्टिल प्लेइंग द लाइक्स ऑफ शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, ये वो इवन मोहम्मद रिजवान, वो सारे प्लेयर्स अभी Yeah. भी टीम में हैं, बाबर आजम भी हैं। तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग होगा, अभी थोड़ा उनको टाइम देना होगा। और पाकिस्तान की इस साल बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट है, 2 मैचेस बांग्लादेश में हैं, फिर 2 वेस्ट इंडीज में हैं, फिर 3 इंग्लैंड में हैं, देन फिर 2 मैचेस आपके श्रीलंका के साथ हैं। तो एक अच्छा स्ट्रेच है पाकिस्तान के पास, और इसके बाद ही हम सरफराज को थोड़ा सा जज कर सकेंगे। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगा है कोचिंग स्टाफ का भी, और जो आपके प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं वो भी। चलें, इसके ऊपर हम इन डेप्थ भी बात करेंगे अपने सीरीज प्रीव्यू में. वील ऑल्सो टॉक अबाउट द स्क्वाड, बट सो फार राइट नाउ दिस इज इट फ्रॉम अस टुडे. थैंक यू सो मच फॉर watching, and make sure that you have subscribed to Crickwick's YouTube channel and you follow us across social media platforms so that you don't miss out on anything. Mazhar Arshad, thank you so much as always, and thank you all for watching. Have a great day. Goodbye.